गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल। हमारे पास मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ अपना क्लोज सेंटेंस था। जो क्लोज चैप्टर चल रहा था उसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन चल रहे थे, रिलेटिव क्लोज चल रहे थे। रिलेटिव क्लोज में अपन ने 4 से 5 से क्लोजेस कर लिए थे। नेक्स्ट अपन अपने दैट वाला क्लोज करेंगे। दैट क्लोज का देखेंगे जिसका अर्थ होता है जो या जो की। दैट इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो या फिर जो की होता है। दैट का ठीक है, दैट या दैट जिसका अर्थ होता है जो या जो की। अब ये अपन ने देखा किसी का उपयोग व्यक्तियों के लिए हो रहा था, किसी का पशुओं के लिए हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दैट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु एवं जानवर आदि के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। दैट का जो प्रयोग है वो किस किस के लिए होता है? व्यक्ति, वस्तु एवं जानवरों के लिए, जानवरों आदि के लिए प्रयोग होता है दैट का, ठीक है। अब दैट का प्रयोग अपन कर कैसे सकते हैं? दैट एक कंजक्शन के रूप में होता है, आपको पता ही है, रिलेटिव कंजक्शन होता है और इसी कंजक्शन के अकॉर्डिंग अपन दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। दैट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे अपन ने अभी पीछे देखा था, जो क्लोजेस डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अपन ने दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा था, उसी तरीके से अपन को ये देखना है। मैंने इसमें क्या देखते हैं, इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि दैट का प्रयोग दो पूर्वगामी शब्द जिसमें पर्सन प्लस थिंग या फिर एनिमल हो या एनिमल प्लस पर्सन और थिंग हो, उसके बाद होता है। यानी दैट का प्रयोग दो पूर्वगामी शब्द जिसमें पर्सन प्लस थिंग या फिर एनिमल दोनों में से कुछ भी हो, मतलब पर्सन तो होना ही होना है, उसके साथ थिंग और एनिमल हो, वहां पर अपन क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो जो पूर्वगामी शब्द होते हैं, वस्तु या व्यक्ति, तो उसमें अपन दैट का प्रयोग करेंगे। यानी पहले एक पर्सन होगा, उसके तुरंत बाद क्या होगा, एक वस्तु या फिर एक एनिमल का नेम हो सकता है, वहां पर अपन दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल है, क्या बताना चाह रहा है, किस प्रकार से इसको कनेक्ट करना है, क्या सेंटेंस आएगा। तो आई हैड पास्ड माई फ्रेंड टोल्ड मी। I had PASSED passed my friend told me. I had passed my friend told me. I had passed my friend told me. इसको अपन चेंज करेंगे। अब ये सेंटेंस जो था वो कैसे हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह हो गया। तो इसमें अपन क्या करेंगे, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई हैड पास्ड। सिंपल सा सेंटेंस था, माय फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे मित्र ने मुझे बताया दैट की आई हैड पास्ट।
ठीक है, इसमें पर्सन और थिंग होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है देखिए, माय फ्रेंड एंड टोल्ड मी, दोनों पर्सन आ गए। ठीक है, पर्सन प्लस पर्सन, थिंग और एनिमल, ठीक है ना। क्या देखना है, पर्सन प्लस पर्सन और थिंग या फिर एनिमल। एक सम पे पर्सन होगा, उसके बाद थिंग और एनिमल होना जरूरी है। तो इसमें देखिए आई हैड पास्ट माय फ्रेंड टोल्ड मी, तो इसको अपन ने बनाया माय फ्रेंड टोल्ड मी। अब देखिए इसमें पर्सन है प्लस फिर मी पर्सन है और उसके बाद दैट का प्रयोग हो गया, तो आई हैड पास्ट। आगे अपन एक और देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। He is a thief. He is a thief. Everybody knows it. ये दो सेंटेंस हैं। He is a thief. Everybody knows it. यानी वह एक चोर है, यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। यानी ये बात को कौन जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, everybody knows that he is a thief. Everybody knows that he is a thief. Everybody knows that he is a thief. ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन का दैट हो गया। मैंने दैट में दैट का प्रयोग कब करेंगे कि दैट का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि, जानवर आदि के शब्दों के लिए हो सकता है, और दैट का प्रयोग पूर्वगामी शब्द जिसमें पर्सन 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 थिंग या फिर पर्सन एनिमल, यानी एक व्यक्ति प्लस व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति या जानवर का प्रयोग हुआ हो, उसके बाद दैट का प्रयोग होना है। तो पहले में देखिए दोनों जगह व्यक्तियों का हुआ है और एवरीबॉडी यानी बहुत सारे पर्सन हो गए। नाउ दैट ही इज ए थिफ। इज दैट क्लियर? ये दैट का प्रयोग हो गया अपना। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट वेयर। वेयर का प्रयोग देखेंगे। वेयर जहां या फिर कहां। अर्थ तो इसका कहां आता है, लेकिन यहां पर जहां के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, यह स्थान सूचक शब्द पता है सभी को। यह स्थान सूचक शब्द है, तो इसमें क्या बताना चाहिए हमें, इसमें हमें किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग? इसका प्रयोग स्थान बताने के लिए। स्थान बताने के लिए इसका प्रयोग होता है वेयर। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, वेयर से पहले वेयर से पहले क्या आएगा, कोई स्थान इंगित यानी स्थान को सूचित करने वाला शब्द आएगा। एंड एग्जाम्पल देखेंगे अपन, एग्जाम्पल की दृष्टि से देखेंगे। आई डू नॉट नाउ ही इज गोइंग।
आई डू नॉट नाउ, ही इज गोइंग। अब देखिए इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है आपस में। आई डोंट नाउ वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, सीधा सा है। आई डू नॉट नाउ वेयर ही इज गोइंग, कि वह कहां चला गया मुझे नहीं पता। ठीक है, यानी यहां पर इसने क्या लिखा, मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता वह कहां गया है। ठीक है, इसी माध्यम से अपन एक और एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है, दिस इज द ओल्ड हाउस, दिस इज द ओल्ड हाउस वी लिव्ड हियर। अब देखिए जहां पर अपन वेयर का प्रयोग कर रहे हैं उसमें देखिए उस शब्द का प्रयोग हटा देना है, उस वर्ड को हटा देना है जिससे पता चले कि यह शब्द है वो किसको डिफाइन कर रहा है, उस स्थान के बारे में डिफाइन कर रहा है। तो जैसे अपन देखेंगे, दिस इज द ओल्ड हाउस, ये घर है, वेयर वी लिव्ड, ये हेयर यहां से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये स्थान सूचक शब्द है और यहाँ पे देखिए वो स्थान सूचक वर्ड पहले आया उसके बाद वेयर का प्रयोग कर दिया, तो ये हेयर यहाँ से क्या हो गया, हट गया। क्या हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। अगर आपको कोई ब्लैंक देकर वेयर का प्रयोग पूछा जाता ना, तो उसमें क्या होता है, उस ब्लैंक के स्थान पर वेयर का प्रयोग आता है जहां में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया हो, स्थान सूचक शब्द हो। जैसे अपन एक एग्जांपल, ब्लैंक वाला एग्जांपल देखेंगे। दिस इज द कॉलेज, दिस इज द I studied years. This is the college I studied for 3 years. देखिए ध्यान से क्या लिखा है, दिस इज द कॉलेज, फिर ब्लैंक है, आई स्टडीड for 3 years. तो इसमें अपन क्या यूज करेंगे, देखो क्या बताया था, स्थान से पहले इंगित स्थान हो। दिस इज द कॉलेज वेयर आई स्टडीड फॉर 3 years। ये हो गया आपका वेयर का यूज। रिलेटिव क्लॉज में वेयर का यूज इतना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर के बाद देखेंगे व्हेन। जब, ये क्या है, ये है समय सूचक शब्द है, इसका प्रयोग समय दर्शाने के लिए किया जाता है।
वैन यानी जब, यह समय सूचक शब्द होता है। वैन का यूज कहाँ होता है? जैसे समय यानी टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, एक विशेष बात और ध्यान रखनी है इसमें, वैन से पहले समय सूचक शब्द होना, समय सूचक शब्द आएगा, उसके बाद वैन का प्रयोग होगा। यानी वैन से पहले क्या होगा? समय सूचक शब्द होगा और तब वैन का यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे अपन, अब एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। ये कौन सी स्थिति में? ब्लैंक की स्थिति में, ब्लैंक की कंडीशन में अपन को ये ध्यान रखना है। और वैसे अगर सेंटेंस आए तो सेंटेंस को अपन कैसे बना सकते हैं, वो एग्जाम्पल सबसे पहले देखेंगे। द इंडियन टीम वॉन द मैच, इंडियन टीम won the match, the Indian team won the match, the Indian team won the match, the visitors cheered them। सेकंड सेंटेंस है the cheered them, the Indian team won the match, the visitor cheered them। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, किससे? वैन से कन्वर्ट करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, सबसे पहले अपन वैन का यूज करेंगे। वैन द इंडियन टीम won the match, ये ब्रैकेट हटा देंगे, सॉरी कोमा हटा देंगे। विजिटर cheered them। वैन का प्रयोग सबसे पहले कर लिया, यानी यह समय सूचक शब्द होता है, इसका प्रयोग समय दर्शाने के लिए होता है। तो समय दर्शाया, जब इंडिया टीम मैच जीत गई तब विजिटर्स यानी जो भ्रमण करता थे या जो वहां पर उसको देखने आए थे, मैच देखने आए थे, वो सभी क्या हुए? अत्युत्साहित हुए या प्रसन्नचित्त हो गए। एक एग्जांपल और देखते हैं छोटा सा। इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म मी he will come, inform me he will come। तो इसमें देखिए अपन क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे inform me when he will come, inform me when he will come, यानी जब वह आ जाए तो मुझे क्या कर दीजिएगा? सूचित कर दीजिएगा। इन्फॉर्म मी ही विल कम, इन्फॉर्म मी व्हेन ही विल कम। ठीक है, अब एक ब्लैंक कंडीशन का एग्जांपल और देख लेते हैं। ब्लैंक कंडीशन में अगर सेंटेंस आएगा तो वो कैसे आएगा? ब्लैंक कंडीशन का जो होगा वो कैसे आएगा? इट वॉज मंडे ब्लैंक दे वेंट ऑन ए पिकनिक, इट वॉज मंडे, इसके बाद क्या आ गया? ब्लैंक आ गया। इट वॉज मंडे दे वेंट ऑन ए पिकनिक, दे वेंट ऑन ए पिकनिक। देखिए मैंने क्या बताया था, ब्लैंक की कंडीशन में अपन को देखना है वैन से पहले क्या आएगा? समय सूचक शब्द आएगा। मंडे हो गया ना, समय सूचक शब्द है, यानी टाइम बताया मंडे यानी सोमवार का था,
तो इट वॉज मंडे when they went on a picnic। इस प्रकार से आपको when का यूज करना है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद अपन देखते हैं why का प्रयोग। ठीक है, when हो गया, why देखते हैं, WHY क्यों। क्वेश्चन पूछा गया है क्यों। अब वैसे तो इसका अर्थ होता है वाई का अर्थ क्यों, लेकिन इसे हम किस पे रखते हैं, कारण के लिए रखते हैं। जिस कारण से, क्या लिखेंगे, जिस कारण से या जिस प्रकार से, जिस कारण से या फिर जिस प्रकार से, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे वो ही है, यानी इसका प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, कारण बताने के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, वाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कारण बताने के लिए। ठीक है, और जब अपन कारण बताएंगे तो किस प्रकार बताएंगे, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। He did not come school today। ठीक है, वह आज स्कूल नहीं आ रहा। ठीक है ना, क्या है, He did not come to school today। Do you know the reason। अब रीजन पूछा है, डू यू नो द रीजन, क्या तुम यह कारण जानते हो। अब इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, अब इसको अपन देखेंगे कि कारण बताने के लिए, तो कारण के बाद ही इसको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, डू यू नो द रीजन वाई he did not come to school today। Do you know the reason why he did not come to school today। कि क्या तुम कारण बता सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें साथ साथ में ही। He was weeping for some reason। He was weeping for some reason, कि वह किसी कारण से, वह किसी कारण से क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, nobody known the reason। Nobody known the reason। He was weeping for some reason। Nobody known the reason, कि वह किसी कारण वंश क्या कर रहा है, रो रहा है, लेकिन वो कोई कारण नहीं जानते। तो दो शब्द आ गए, रीजन दोनों में आ गए, कौन सा भी सेंटेंस पहले रख सकते हैं। तो अपन क्या रखेंगे, He was weeping for some reason why nobody now। लिख
सकते हैं ऐसा, he was weeping for some reason, why nobody known। अपन को क्या करना है, अपन को सबसे पहले ये सेंटेंस देखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, nobody known why he was weeping for, he was weeping for, या फिर he was weeping for भी हटा देंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो ये अपना पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अपन को क्या देखना है, इस सेंटेंस को रखेंगे nobody known, द रीजन को हटा देंगे, उसके बाद लिखा why he was weeping, इतना ये सेंटेंस हटा दिया, यानी इसमें कारण बताना है और जो कारण बता दिया गया है तो उस कारण को हटा देना है। ये आपके वाई तक के एट क्लोजेस, एट रिलेटिव क्लोजेस कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास से। आप सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।